नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की, क्वांटम संख्याओं की। तो देखो, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है क्या? एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, एक द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एक होती है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक है चक्रण क्वांटम संख्या। मैंने आपको बताया था ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो हमको ज़्यादा इतना डिटेल में जाना नहीं है। तो मैंने आपको किन किन क्वांटम संख्याओं के बारे में बता दिया था, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्याओं के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और मुख्य चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। ये 2 क्वांटम संख्याएं हमारे पास बची है, तो हमको इनके बारे में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहले हम कौन सी क्वांटम संख्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिख भी देता हूं इसको, m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? m से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है? इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? m से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, हमने पहले पढ़ा था चुंबकीय मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ा था। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर हमने पढ़ा था द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी कि पहले एक तो ऊर्जा स्तर था, ऊर्जा स्तर के अंदर और बहुत सारे उप ऊर्जा स्तर थे। ठीक है, अब उप ऊर्जा स्तर के अंदर हमारे पास जैसे SPDF है। ठीक है, आप ये देखिए, जैसे हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं p, ठीक है, या फिर हमारे पास 5 ऑर्बिटल है d। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 3 ऑर्बिटल है, इन तीनों ऑर्बिटलों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, या इनकी ऊर्जा में कितना कितना अंतर हो सकता है, इनमें क्या क्या अंतर है, वो किसके द्वारा बताया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही कोश के अंदर जो ऑर्बिटल उपस्थित हैं, ध्यान से सुनना, एक ही कोश के अंदर जो ऑर्बिटल उपस्थित हैं, उन ऑर्बिटल्स में, कक्षकों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो किसके द्वारा बता सकते हैं? हम चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बताया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा बताया जाता है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एक उप स्तर में, एक उप स्तर में विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न कक्षकों में अंतर चुंबकीय क्वांटम संख्याओं द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है। देखो, जो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, जिसको हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके मान किस पे निर्भर करते हैं? द्विगंशीय क्वांटम संख्याओं पे निर्भर करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं के मान द्विगंशीय क्वांटम
संख्याओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं उसके मान किस पे निर्भर करते हैं, हमारे पास द्विघनसीय क्वांटम संख्याओं के निर्भर करते हैं। यानी कि m के मान किस पे निर्भर करेंगे, l पर निर्भर करेंगे। ठीक है, किस पे निर्भर करेंगे, l पे निर्भर करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि एक उप स्तर में विभिन्न कक्षकों में अंतर किसके द्वारा करते हैं, हम चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो m के मान कैसे निकाल सकते हैं, m के मान -l से +l तक होते हैं। ठीक है, जब भी हमको चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की बात करनी है, m की बात करनी है, तो जो हमारे पास l है ना, l जितना भी है 1 2 3, तो वहां पे हम क्या लेंगे, माइनस से लेके प्लस तक लेकर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, माइनस से लेके प्लस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। p ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, l का मान कितना होता है, 1 होता है। तो m का मान कितना होगा, m का मान कितना होगा, -1 0 +1। ठीक है, तो माइनस से लेके प्लस तक इसकी वैल्यू होती है, -1 0 +1। m के मान क्या होते हैं, -l से +l तक होते हैं। ठीक है, ये हमको बात याद रखनी है, 3 मान होंगे। क्लियर है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि m के मान कैसे निकाल सकते हैं हम, l के प्रत्येक मान के लिए, l के लिए m के मान 2l + 1 होते हैं। ठीक है, यदि हमको m का मान निकालना है, m का मान निकालना है, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है, तो हम किससे निकाल सकते हैं, द्विघनसीय क्वांटम संख्याओं से निकाल सकते हैं। जैसे हमको m का मान निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला रख सकते हैं, 2l + 1 रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास l कितना है, 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास l का मान कितना है, l का मान कितना है, 2 है, 2 × 2 + 1, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 हो जाएगा, मान 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास l का मान 3 है तो वो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो वहां हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो m का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, 2l + 1। तो अगर हमको m का मान निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमें l के मान पता होने चाहिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का काम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या एक उप स्तर में विभिन्न कक्षकों में अंतर करती है। एक उप स्तर में विभिन्न कक्षकों में अंतर कर सकती है, डिफरेंस कर सकती है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, जैसे n का मान क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो l का मान कितना होगा, l का मान मैंने आपको बताया था कल, 0 2 के लिए क्या था, 0 1। ठीक है, और 3 के लिए क्या था हमारे पास, 0 1 2। ठीक है, l का मान हम कैसे निकाल रहे थे, n-1 से निकाल रहे थे कल, n-1 से निकाल रहे थे। ठीक है, 0 से n-1 तक।
ठीक है, ये था एल का मान हमने कल निकाला था। अब एम का मान कैसे निकालेंगे? एम का मान जब 0 होगा तो फॉर्मूला आप रखते जाओ, कौन सा, 2l + 1 रखते जाओ। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0, यानी कि एक बार, और यहाँ -1 0 +1 इस तरीके से। और अगर हमारे पास 3 है तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2। माइनस से लेके प्लस तक आती है, ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक आती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास n की वैल्यू हो गई, l की वैल्यू हो गई और m की वैल्यू हो गई। ये तीनों के मान हो गए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर हमसे पूछ लिया जाए जैसे हमको मुख्य ऊर्जा स्तर दे दिया, हमें n की वैल्यू दे दी, मुख्य ऊर्जा स्तर दे दिया, और हमसे पूछ लिया जाए कि n में m के कुल कितने मान होते हैं, n में m के कुल कितने मान होते हैं, तो उसमें आपको क्या रखना है, n² फॉर्मूला रख देना है। ठीक है, n² फॉर्मूला रख देना है, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, चलो ये तो आपके कुछ आएगा नहीं, आपको तो बस इतनी सी बात याद रखनी है ना, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 क्वांटम संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी क्वांटम संख्याओं के बारे में। कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है। देखो ये सबसे अलग क्वांटम संख्या है, इसका जो मान है वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। बाकी की जो क्वांटम संख्या देखी थी वहां पे हर एक क्वांटम संख्या का मान एक दूसरे पे डिपेंड रहता था। जैसे द्विगंशी क्वांटम संख्या थी, उसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर रहता था। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थी उसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या पे निर्भर रहता था। लेकिन ये ऐसी क्वांटम संख्या है इसका मान किसी पे भी निर्भर नहीं रहता। इसको हम किससे लिख रहे हैं, एस से लिख रहे हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील रहने के साथ साथ, गतिशील रहने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा है। कैसे घूर्णन कर रहा है, अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जैसे पृथ्वी करती है ना। ठीक है, जैसे पृथ्वी करती है ना वैसे। ठीक है, आगे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक तो दक्षिणाव्रत और एक वामाव्रत। कौन कौन से? एक दक्षिणाव्रत और एक वामाव्रत, वामाव्रत। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, और घड़ी की सुई इस तरीके से विपरीत में भी घूम सकती है, तो विपरीत दिशा में। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं तो वो इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा होता है इसका मतलब क्या है, वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में, ऐसे।
क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से घूमता है। तो ऐसे घूर्णन के कारण वहां पर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनके मान S बराबर +½ तथा S बराबर -½ द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और एक कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, चक्रण क्वांटम संख्या बोल रहे हैं। इनको किस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो क्वांटम संख्या है ना, चक्रण क्वांटम संख्या है, ये सबसे अलग क्वांटम संख्या है। चक्रण क्वांटम संख्या है वो सबसे अलग क्वांटम संख्या है। इसका मान किसी भी क्वांटम संख्याओं के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। और एक बात और, जो चारों की चारों क्वांटम संख्याएं हैं, चाहे वो मुख्य क्वांटम संख्या हो, चाहे वो द्विघांसीय क्वांटम संख्या हो, चाहे चुंबकीय क्वांटम संख्या हो, चाहे चक्रण क्वांटम संख्या हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं होते, है ना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के लिए समान नहीं हो सकते। एक ना एक क्वांटम संख्या का मान अलग होगा। अगर 3 मान अगर एक जैसे हो भी गए तो चौथा मान बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हमको क्वांटम संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 3 क्वांटम संख्याएं तो एक जैसी आ सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या कभी भी एक जैसी नहीं आएगी। तो चौथी क्वांटम संख्या अलग होती है। ठीक है, तो ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो हमें क्या बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। किसको, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमको कुछ देखना नहीं है, इतनी सी बात मुझे बतानी थी। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वांटम संख्याओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।